स्पीड की बात हम लोग कर रहे थे और वेलोसिटी बता दी थी मैंने। स्पीड बताया था कि दो तरीके की स्पीड होती है। जैसे वेलोसिटी दो तरीके की होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे स्पीड भी दो तरीके की होती है। एक को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं और एक होती है एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हमने बताया था कि जो एवरेज स्पीड होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये होता है एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ओवर डायरेक्शन की तो कोई बात होगी नहीं। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या कह देते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी थी, इट वाज dx over dt like this, then mod of this value is equals to instantaneous speed. Then instantaneous speed is magnitude of instantaneous velocity. जैसे ये v इंस्टेंट है तो इसके मॉड को हम कहेंगे। देन डिस्प्लेसमेंट का मॉड होगा अपॉन में टाइम होगा, मतलब dx over dt। ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कभी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आप क्या करेंगे? पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे और जब वो वेलोसिटी आ जाती है तो उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड कह देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोलेंगे। तो आपको डिफरेंशिएशन से निकालना या किसी पैटर्न से निकालना, तो आप उसको निकालने के बाद क्या करें? केवल मॉड की वैल्यू बता देंगे, वही क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। तो ये स्पीड इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात नोट करिए इसे। इसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये इतनी बातें हमने, इतने पैरामीटर जो हैं काइनेमेटिक्स के हमने डिस्कस कर लिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का मतलब हमने एवरेज स्पीड से बताया, और टोटल डिस्टेंस का मतलब जितने भी डिस्टेंस होंगे सबका हम क्या करेंगे? सम करेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। जैसे अगर कोई पार्टिकल है वो यहां से यहां जाता है और फिर वापस यहां आता है, तो ऐसे में अगर हम उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहां से ये s गया और वापस ये यहां पर चला आया। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो A से B गया और फिर B से वापस आ गया, ये इसकी पूरी जर्नी है फ्रॉम A टू B और देन B टू A। तो यहां से जो डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इट विल बी जीरो, नल वेक्टर, while distance is the total sum of length of path, then what is distance? ABA की अगर हम बात करते हैं, then distance is equals to s plus s mean to s। ये, और अगर इसको जाने में टाइम t लग रहा है और वापस आने में टाइम t लग रहा है, तो अगर हम यहां से एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, सॉरी एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो टोटल डिस्टेंस s प्लस s अपॉन t2 माइनस t1
और यहां से ये 0 है, टोटल टाइम इलैप्स जो है वो t प्लस टी है, तो ये अगेन 2t हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल्स टू सॉरी अपान में 2s अपान 2t, तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो s बाई टी आ जाएगी। ये एवरेज स्पीड होगी। लेकिन अगर यहां से हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का क्या है कि कोई वेलोसिटी अगर हम यहां से देखें तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगा। नेट हम कहीं पर डिस्प्लेस नहीं हुए, इनिशियल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे ही रह गए। बात अलग है कि वहां से हम वापस आ गए। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की, तो वो 0 होगा, व्हाइल डिस्टेंस और स्पीड बोथ आर कैलकुलेटेड लाइक दिस। तो नोट करिए इसको। इसमें कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन वेलोसिटी या स्पीड या डिस्प्लेसमेंट के सबके पूछे जाते हैं कि जैसे कोई पार्टिकल है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और ये बी पॉइंट पे जाता है, और इस लेंथ को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं होल जर्नी को, तो ये पहली हाफ डिस्टेंस को एस को किसी वेलोसिटी v1 से कवर करता है, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस को किसी वेलोसिटी v2 से क्या करता है, ये कवर करता है। तो ये v1 से कवर कर रहा है, v2 से कवर कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, सपोज दैट अगर हम यहां से टाइम की बात करते हैं तो ये टाइम आपका t1 है और ये टाइम क्या है, t2 है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी ये क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, या हम ऐसा इसको बोल देते हैं कि ये फर्स्ट हाफ कुछ डिस्टेंस s1 चलने के लिए ये t समय लेता है, और नेक्स्ट हाफ s2 नेक्स्ट अलग डिस्टेंस है मान लेते हैं s2, उसको चलने के लिए भी क्या करता है, ये टाइम t लेता है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस चलता है एंड अदर कुछ डिस्टेंस को क्या करता है, s2 को भी वो उसी टाइम इंटरवल में कवर करता है, बट वेलोसिटी क्या होती है, v2 होती है। तो पहली वेलोसिटी v1 है और सेकंड वेलोसिटी v2 है, और अब से एवरेज पूछता है तो पहले हम टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां से यहां तक का टाइम, फिर यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक की कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s हो जाएगा v1 into t, ऐसा जो s1 है आपका, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो s2 है वो हो जाएगा v2 into t। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा s, अब दोनों क्या है, इनिशियल टू फाइनल यहां तक आएंगे तो डायरेक्ट सम होगा s1 प्लस s2। s को अगर हम लिखते हैं नेट ये हो जाएगा, या sab ये हो जाएगा s1 प्लस s2, ये दोनों का सम होगा। और अगर टोटल टाइम लेते हैं तो t प्लस टी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। t टोटल को लेते हैं तो t प्लस टी जो इक्वल टाइम इंटरवल में करता है, तो ये t प्लस टी क्या हो जाएगा, इट विल बी 2t। और s1 प्लस s2 को अगर हम देखें यहां से s टोटल को, तो s1 की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा v1 into t, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये s2 होगा v2 into t, ये हो जाएगा। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा SAV, मतलब S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 अपॉन में हो जाएगा ये T प्लस T। या इसको और सॉल्व करोगे तो S1 प्लस S2 को हम लिख सकते हैं V1T प्लस में ये हो जाएगा V2T अपॉन में हो जाएगा ये T प्लस T मतलब 2T। तो
तो या हम t को ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा t प्लस टी 2t, और t कॉमन लेके काट देंगे तो ये आ जाएगा b1 प्लस b2 बाई 2। ये इस तरीके से। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अगर डिफरेंट वेलोसिटी से कुछ डिस्टेंस को क्या करते हैं हम सेम टाइम इंटरवल में कवर करते हैं अलग अलग डिस्टेंस को, तो ऐसे में एवरेज पूछेगा तो एवरेज इस तरीके से b1 b2 के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसे। तो वेलोसिटी की बात हो गई, स्पीड की बात हो गई, थोड़ा सा एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी मोशन के लिए, और यही डिसाइड करता है कि मोशन किस तरीके का होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं ये, और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है। बिल्कुल सिमिलरली एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज होता है, तो वेलोसिटी चेंज के लिए रिस्पांसिबल जो यूनिट टाइम में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज होगा उसे हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन का। फिर से जो एक्सेलरेशन होता है ये अगेन दो तरीके का होगा। जाहिर सी बात है ये पैरामीटर्स जो मोशन के हैं ये दो तरीके के होंगे, या तो एवरेज की बात हम करेंगे या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा। एवरेज एक्सेलरेशन होगा और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगी आपकी चेंज इन वेलोसिटी, लार्ज चेंज की बात करें अपॉन डेल्टा टी, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1। ये सब एवरेज एक्सेलरेशन है कि फाइनल में वेलोसिटी उस टाइम पे क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, दोनों का अगर हम चेंज निकालते हैं और टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज कॉल्ड द एवरेज एक्सेलरेशन v2 minus v1 upon s2 minus s1। while in case of instantaneous acceleration is acceleration at that small instant, at particular instant which are very small, बहुत ही कम समय के लिए। तो यहां से डेल्टा टी को हम क्या बोल रहे हैं कि इट विल बी टेंडिंग टू जीरो, और तो इसे हम लगभग क्या करेंगे dt लेंगे, और डेल्टा v को बहुत ही छोटा वेलोसिटी का चेंज होगा dv। तो यहां से जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा dv ओवर dt, इसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। और मोशन को डिसाइड करने वाला फैक्टर जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन है। अगर आगे जब डायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात की डिटेल में चर्चा करेंगे कि व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, क्या होगा एक्सेलरेशन, ये व्हाट आर एक्सेलरेशन होता क्या है। तो वहां पर हम ये देखेंगे कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, हल्का सा भी यहां समझते हैं कि नेट फोर्स जो होगा इट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, इफ मास इज कांस्टेंट
then acceleration is originally force acting यूनिट मास पे लगने वाले फोर्स को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो किसी भी बॉडी पे जो यूनिट मास पे फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज रिस्पांसिबल टू चेंज टू अल्टर इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और वो क्या करेगा, वेलोसिटी में चेंज करेगा, और उसी वेलोसिटी में चेंज करने वाली पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ वेक्टर, इट डिपेंड्स, दिस चेंज डिपेंड्स डायरेक्शनल एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, वेलोसिटी के दोनों को भी चेंज कर सकता है। तो ये क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स यूनिट मास पे, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस भी हो जाएगा, एवरेज भी हो जाएगा, नोट करिए इसे। तो एवरेज के बारे में तो आप डिटेल में जान रहे हैं, वेलोसिटी का चेंज निकाल देंगे, टोटल टाइम लिख देंगे, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी कि इनिशियल, जैसे कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी और ये 2 सेकंड पे थी, और 5 सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। देन आप क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल 2 अपॉन में 5 माइनस 2, इस 3 सेकंड के ड्यूरेशन में यूनिट सेकंड कितना अल्टर हो रही वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में, तो ये 10 माइनस 2 8 हो जाएगा अपॉन में 3, तो 8/3 इज द एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक बेसिक सी समझ इसकी ये होनी चाहिए कि एवरेज एक्सेलरेशन हम कैसे निकालें। बाकी तो मेन बात ये कि हम इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की बात कैसे करेंगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों एक सीरीज से हैं कि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको वेलोसिटी में चेंज पता है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको एक्सेलरेशन पता है, या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ उस बहुत शार्ट टाइम ऑफ इंटरवल में, तो हम वेलोसिटी में चेंज पता पड़ जाएगा हमको, और वेलोसिटी में चेंज पता पड़ेगा मतलब एक्सेलरेशन पता पड़ गया। या अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट मेंटेन है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एब्सेंट है। तो ये यहां से एक्सेलरेशन सब कुछ डिसाइड कर रहा है कि मोशन का तरीका क्या है, किस टाइप का मोशन है, काइंड्स ऑफ द मोशन, ये डिटरमाइन करता है कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या एक्सेलरेशन इटसेल्फ वेरिएबल। इन दैट केस तब क्या होगा, ये सारी बातें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे थोड़ा और बात करनी है। देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हमने dv ओवर dt बताया, इसको और थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा, ये इसे ए इंस्टेंट ऐसे लिख देते हैं, ये मैंने बताया dv ओवर dt। यहां से एक चीज आपको समझना है कि जब हमने वेलोसिटी बताई थी इंस्टेंटेनियस, तो ये dv बहुत छोटी dt टाइम में वेलोसिटी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन इट विल बी, ये क्या था, dx ओवर dt, ये dx ओवर dt था। और अगर हम यहां से देखें तो ये dx ओवर dt है, यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और यहां d ओवर इंस्टेंट, अगर इसको हम रख रहे हैं तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का ये मतलब हुआ कि d ओवर dt, और यहां पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रखें, एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि d ओवर dt dx ओवर dt, और इसका मतलब एक्सेलरेशन ऐसा भी लिखा हो इंस्टेंटेनियस तो वो भी सही है, d2x ओवर dt स्क्वायर। तो एक तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसा लिखा होगा जैसा ऊपर लिखा हुआ है ये, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है d2x ओवर dt स्क्वायर। तो आपको ये देख करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ऐसे ही लिखा जाएगा आगे। इसमें एक तरीका और हो सकता है एक्सेलरेशन लिखने का,
वो तरीका ये है कि अगर हम यहां से बात करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये dv ओवर dt, ऐसा। अगर हम इसको क्या करते हैं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं dx से, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 1 से मल्टीप्लाई किया, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी क्वांटिटी या कोई भी चीज कांस्टेंट रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगी। 1 5 1 जा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 रहेगी, 6 को करेंगे 6 रहेगी, dv अपॉन dt को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dv अपॉन dt रहेगी। तो 1 का मतलब dx अपॉन dx। तो यहां से आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा कि हमने dv अपॉन dx इसको इधर कर लिया, इनटू में ये dx है और अपॉन में dt, इसको ऐसे कर दिया। और आप जानते हैं dx ओवर dt, ये सब आपको धीरे धीरे ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इज द dx ओवर dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और dv अपॉन dx। तो आप देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका एक तीसरा फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज v, ये v हो गया आपका d, आप देखिए ध्यान से, ये वेलोसिटी हो गई v, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v, और ऊपर इसको देखेंगे तो ये dv अपॉन dx है, ये लाइक दिस। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी का, सॉरी एक्सेलरेशन का, v dv ओवर dx। ये कैसा फॉर्मूला है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट पता हो तो इसके टर्म्स में, तो तीनों के टर्म्स में, dv ओवर dt के टर्म्स में, एक d2x ओवर dt स्क्वायर के टर्म्स में, मतलब डिस्प्लेसमेंट को दो बार आप डिफरेंशिएट करिए। इसका मतलब यही हुआ कि एक बार हमने डिफरेंशिएट करा और फर्दर फिर से डिफरेंशिएट करा, मतलब double differentiation of displacement is also called the acceleration, or differentiation with respect to time of the instantaneous velocity is called the acceleration, और v dv over dx is called the acceleration। ये तीनों acceleration है, तीनों को एक साथ में लिख दे रहा हूँ कि जो acceleration होगा इंस्टेंट पे वो हो जाएगा dv over dt, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा, या एक्सेलरेशन ही कॉमन में ऐसे लिखते चलते हैं धीरे धीरे, ये d2 अपॉन क्या हो जाएगा dt स्क्वायर, या यही एक्सेलरेशन को हम ये लिख सकते हैं v dv ओवर dx। तो जैसा क्वेश्चन हो वैसा कर सकते हैं। ये तीनों एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये चीफ पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसी से आप सारे मोशन को डिसाइड करेंगे, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंगल से ही हम सारे कुछ पता करेंगे कि किस नेचर का मोशन होगा, 1D होगा, 2D होगा, और उसके बाद फिर हम ये एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये सारी चीजें नोट करिए इसे। इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये मोशन को डिसाइड करता है कि मोशन कैसा होगा, और एक्सेलरेशन की तीन पॉसिबिलिटी हैं जो मोशन को क्लासिफाई करती हैं। एक तो ऐसा मोशन हो जहां पर एक्सेलरेशन हो ही ना, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो ये फर्स्ट काइंड का मोशन है जो आप तक बचपन में लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर इसको हमने जीरो रख दिया तो जीरो मतलब ये हुआ कि dv ओवर dt जीरो हो गया, और इसको इधर मल्टीप्लाई करें मतलब dv जीरो हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया, v फाइनल माइनस v इनिशियल, अगर छोटे इंस्टेंट में देखें तो ये जीरो हो गया।
मतलब v फाइनल v इनिशियल के इक्वल है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही रहा है। जो वेलोसिटी पहले थी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है, वेलोसिटी बदल नहीं रही है। और जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो हमको सिर्फ और केवल सिर्फ एक फार्मूले का यूज करना है, जो अभी तक आप मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ते आए होंगे कि आपने पढ़ा होगा कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस दैट्स ऑल। या इसी को एस को इधर कर दिया तो बीटी। तीन क्वांटिटी आपको दी है, कोई दे के एक तीसरा पूछ लेगा, एकदम आसान तरीके का क्वेश्चन। आपने अभी तक 8th 9th में, इवन 10th में तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, नहीं तो लोअर क्लासेस में आप यही इतना पढ़ते थे कि एक्सेलरेशन जीरो की केस पढ़ते थे। अमूमन आपको मालूम नहीं होता कि उस समय एक्सेलरेशन कितना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी होता यही है कि जीरो एक्सेलरेशन का आप कंडीशन पढ़ते थे, जिसमें क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या आप पढ़ते थे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये नहीं पता होता था कि इसको कब लगाना है, लेकिन तीन दो चीजें दी रहती, तीसरा पूछता था तो लगा देते थे। ये तब होता है जब वहां बताएगा या तो एक्सेलरेशन जीरो कहेगा, या कहेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो आप सीधे सीधे कांस्टेंट वेलोसिटी कहेगा, जीरो एक्सेलरेशन कहेगा, सब एक ही बातें हैं। तो इसमें ये फर्स्ट वाली कंडीशन आप लगाएंगे, जीरो एक्सेलरेशन, बचपन का फॉर्मूला जो लोअर क्लासेस में लगाते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन ये कि अगर एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, लेकिन जो भी वैल्यू है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, ना तो वो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो वेरी करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी ओवर dt, लेकिन एक कांस्टेंट फैशन से वेरी करेगी। अगर इसको हम ये कह देते हैं या ये कह देते हैं या कोई भी इसको फिक्स पैरामीटर ले लेते हैं, तो आप जानते हैं कि dv क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा ऐसे। और अगर इसको हम क्या करते हैं, अब ये तो कांस्टेंट है, तो जो टर्म कांस्टेंट होता है अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें किसके रेस्पेक्ट में, dv को b के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो मैंने कल ही पढ़ाया dv का इंटीग्रेशन b हो जाएगा। जो टर्म कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, तो आप यहां से ये देख पाएंगे कि dv का एक्सेलरेशन b हो जाएगा। और अगर हम लिमिट रखते हैं कि शुरुआत में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी को u से लिख देते हैं और बाद में फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। ये कब, जब अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा और ऐसा लिखे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको कि dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू a कांस्टेंट का बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt कर दिया। अब टाइम वेरी कर रहा है और उसके टर्म्स में वेलोसिटी भी वेरी कर रही है। सपोज दैट इनिशियल टाइम को हमने 0 ले लिया और उस समय इस वेलोसिटी को u समझ लिया, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये t है तो उस समय वेलोसिटी को v रख दिया कि ये फाइनल वेलोसिटी टाइम t पर है। After time t, its velocity will become v, and at initial stage, when the time 0, then its velocity is equals to u. Then dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लिमिट रखेंगे, लो अपर लिमिट v, और इस तरीके से a मैंने कहा कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं इसको, ये फिक्स है, बदल नहीं रहा है, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा फ्रॉम 0 टू t, इस तरीके से लिमिट पुट कर देंगे। तो यहां से देख आप ये पाएंगे कि अगर इस चीज को, अभी इसको हम बाद में पढ़ते हैं तीसरी केस, अभी हमको दूसरी थोड़ा सा समझनी है, तो आप देखेंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यहां से इस इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये b माइनस u हो जाएगा, एंड इट विल इक्वल्स टू b माइनस u वेक्टरली, और ये a कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, और इधर हो जाएगा t माइनस 0, upper limit minus lower limit, then it will be b minus u is equals to a into t, और 0 तो 0 ही होगा, then b is equals to, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा u प्लस at। ये तो आप देख रहे हैं कि एक ऐसी इक्वेशन आ रही है जो कब हमको लगानी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनमें एक रिलेशन आ रहा है, इसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये रेडियो की इक्वेशन ऑफ मोशन है,
इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये पता होना चाहिए व्हेन एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तब ये टर्म आया है, मतलब व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक दिस v = u + at। मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि हमको जो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है वो कब करनी है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। इसकी एक सर्टेन कंडीशन हो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तब आप ये चीज यूज करेंगे। क्लियर? तो इसको नोट करिए और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये कब निकाली गई है? जब एक्सेलरेशन को हमने कांस्टेंट माना है, मतलब इसको तभी अप्लाई करेंगे जब आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हो, फाइनल वेलोसिटी दी हो, टाइम दिया हो, उस टाइम पे एक्सेलरेशन बताना हो, मतलब एक फिक्स एक्सेलरेशन की बात कर रहा है या फिक्स एक्सेलरेशन की बात कर रहा हो, इनिशियल वेलोसिटी दी हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे फाइनल वेलोसिटी पूछे, तो आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना, बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन दिस केस। इसके बाद हमने कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी होती है dx/dt। और अभी मैंने एक फार्मूला बताया कि v = u + ad। ये एक फार्मूला है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो इस कंडीशन से डेराइव हुआ है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। a कांस्टेंट है तो b कांस्टेंट टर्म से वेरी करेगा और b होगा क्या? dx/dt। इसके टर्म्स पे अगर हम ये लिखते हैं कि v की जगह पे हमने ये लिख दिया dx/dt, तो ये हो जाएगा u और प्लस में ये हो जाएगा at ऐसा। और अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा dx = u + at, ये होल इनटू dx, इस तरीके से, सॉरी dt, अरे dt इधर आएगा। और अगर इसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और ये पूरा जो होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में। और मैंने बताया कि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, तो ये सब में इसमें सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, लास्ट टाइम पे पढ़ाया था। तो dx का इंटीग्रेशन जो होगा ये हो जाएगा u dt का इंटीग्रेशन प्लस at dt का इंटीग्रेशन, इस तरीके से। और आप जानते हैं कि dx इंटीग्रेशन ऑफ dx = u dt का इंटीग्रेशन। तो आप यहां से देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स एक वैल्यू होती है, जब टाइम 0 होगा तब जो वेलोसिटी होगी तो वो तो एक फिक्स वेलोसिटी है। इनिशियली क्या है? 0 भी हो सकता है, कुछ भी, तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया हमने dt का। प्लस में एक्सेलरेशन को मैंने पहले ही बताया कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं और t dt का इंटीग्रेशन करेंगे, t dt ऐसा ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल 0 टाइम पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा, ये 0 होगा। आफ्टर सम टाइम ये क्या होता है, t टाइम पे s करा तो इनिशियल टाइम 0 टाइम t, इनिशियल टाइम 0 टाइम t, ऐसे क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करते हैं, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस, सॉरी अपर और लोअर लिमिट रख देंगे, u बाहर किया, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t प्लस ये बाहर है और यहां से t dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो t²/2 होगा। मैंने आपको पढ़ाया है फॉर्मूला कि m+1/n+1, ये करेंगे तो इस पे पावर 1 है तो 1+1/1+1 करेंगे तो ये हो जाएगा t²/2। इस पे भी 0 से t ये लिमिट रख देंगे तो ये तो हो जाएगा s-0, ये हो जाएगा u
और ये t माइनस 0 हो जाएगा, u t माइनस 0, और प्लस में ये a हो जाएगा, और a बाई ये 2 मैंने बाहर कर लिया, तो ये t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये t स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस a बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये भी एक टाइप का इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आपको रिलेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम और इनिशियल वेलोसिटी के साथ चाहिए एक्सेलरेशन का, तो आप ये यूज करेंगे। लेकिन कंडीशन मैं फिर से बार बार बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट इन दिस केस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई ओनली दोज कंडीशन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो s हो जाएगा आपका ut प्लस, आप इसे थोड़ा ऐसे लिखते हैं, a बाई 2 का मतलब हाफ लिख देते हैं, हाफ a t स्क्वायर। ये हो जाएगा, सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, तब आप इसे अप्लाई करेंगे। उसका रीजन मैंने बताया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन नहीं अल्टर होगी, जो जैसे डायरेक्शन है वैसे रहेगी वेलोसिटी की। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बताया v = u + at, एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टाइम के साथ। तो s = u2 + ½ at स्क्वायर। इन सब केस में मैंने एक बात बताई कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। नोट करिए इसे। ये लाइनें अगर नहीं दिख रही हैं, इनको इधर हम लिख दे रहे हैं। x ऐसे लिखा हुआ है, 0s = u t 0 to t plus a into t square by 2, ये लिखा हुआ है। तो लाइन में रिपीट कर दे रहा हूं, उधर कट रहा होगा। तो ये लिखा हुआ है, इसके नीचे आप फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि s माइनस 0 हो जाएगा, ये u हो गया, तो ये t माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस में ये a हुआ, a बाई 2 को हमने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0, ऐसा। फिर ये हो जाएगा s, डिस्प्लेसमेंट है, u वेलोसिटी है 2t प्लस a बाई 2 का, या हाफ लिख देते हैं ऐसे, a इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, एंड सेकेंड s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब इनको हम लगाएंगे। नोट कर लिया होगा आपने। और लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और आपको देखना है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए हमने जो तीसरा फॉर्मूला आपको बताया था, वो बताया था v dv/dx। ये v dv/dx। तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बताया, तो यहां से ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और ये हो गया v dv/dx, या हम ऐसे लिख सकते हैं v dv/dx, इसको करा तो ये एक्सेलरेशन आ गया। या v dv को हम क्या लिख सकते हैं, v dv इधर x जाएगा तो ये हो जाएगा a dx, ऐसा, और ये दोनों डॉट में होंगे।
तो dx cos 0 अगर हो जाता है सेम डायरेक्शन में और ये भी दोनों डॉट हैं तो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ये स्केलर आ जाएगा। ये क्वांटिटी, ये इक्वेशन स्केलर फॉर्मेट में होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो v dv डॉट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा v dv का इंटीग्रेशन, इनिशियल वेलोसिटी को u लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v लेते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को s लेते हैं, सॉरी 0 लेते हैं जब टाइम 0 होगा तो, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t जो होगा उसको s कर दिया। तो यहां से देखेंगे तो v dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे होगा v प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये n वाला फॉर्मूला लगाएंगे फ्रॉम u टू v, और ये इसके इक्वल हो जाएगा a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s के आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये स्केलर हो जाएगा, मतलब a डॉट x dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 u टू v, ये आ जाएगा a, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और फ्रॉम 0 टू s। ऐसा इसको यहां पर अगर हम लिखते हैं तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं तो ये हाफ बाहर हो गया, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इट इक्वल्स टू a इंटू x s माइनस 0, तो s हो जाएगा, a इंटू s दोनों डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, मतलब स्केलर होंगे, तो ये as हो गया। इस हाफ को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स as, ये यहां से हम ये लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। या इसको अगर वेक्टर फॉर्मेट जैसे लिखते थे तो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट होंगे, u डॉट u हो जाएगा इक्वल्स टू 2 टाइम्स a डॉट s, और सारे डॉट प्रोडक्ट हैं, ये स्केलर फॉर्मेट में होता है। और ये एनर्जी का डेरिवेशन भी है, सॉरी एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी का एनर्जी भी है, आगे जब आप पार एनर्जी पढ़ाएंगे तो बताएंगे भी कि ये इक्वेशन उससे भी आती है। तो ये तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के टर्म्स में करें जब टाइम ना हो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होगा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये तभी अप्लाई करना है आपको जब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बचपन का जो लोअर क्लासेस के लिए बताया था कि वो वाला फॉर्मूला, तो आपको देखना है कि कौन सा आपको कब लगाना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि एक्सेलरेशन 0 है। नेक्स्ट टाइम पर तीसरी कंडीशन पढ़ाएंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेरिएबल होता है, तो हमको क्या क्या करना होता है। यही तीन पढ़ने हैं काइनेमेटिक्स में, जो 1D मोशन में पढ़ने हैं हमको। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे।